कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये फसल कौन कौन सी हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, कृषि की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं और राजस्थान में कौन कौन सी फसलें जो हैं वो उगाई जा रही हैं, फसल और पर्यावरण क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भारत जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनता जो है वो गाँव में निवास करती है। ये फैक्ट हमें याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि हमें ये कहते हैं कि भोजन में कम समय में काम आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पे उगाए जाते हैं, और जबकि मुख्य रूप से भोजन की आपूर्ति में काम आने वाले पादप जो हैं भूमि के बड़े भाग में उगाए जाते हैं। मानव और जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप जो हैं वो फसली पादप कहलाते हैं, तथा एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से हम फसल कहते हैं। फसल हम उसको कहेंगे कि एक निश्चित ऋतु होगी और निश्चित अंतराल पे उगाएंगे और एक निश्चित क्षेत्र होगा, उसमें जब हम किसी भी चीज़ को उगाते हैं तो उनको हम क्रॉप या फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। डेफिनेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि फसलों के प्रकार कितने हैं। तो फसलों को हम ऋतुओं के आधार पे हम 3 वर्गों में इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऋतुओं के आधार पे फसलें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है। रबी की जो फसल है वो अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इनकी फसल है। अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है गेहूँ, जौ, चना, मटर। और खरीफ की फसल जो है वो जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। जायद की जो फसल है वो मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, लौकी है। फिर हम देखते हैं कि अनाजी फसलें जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि अनाजी फसलों से हमें रोटी और दलिया मिलता है। दलहनी फसलें जैसे अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द इनसे हमें दाल मिलती है। तिलहनी फसलें मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो मूंगफली है वो वसा का सोर्स होती है, जो तेलीय फसलें होती हैं वो सारी वसा का सोर्स होती हैं। जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का सोर्स है, बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर मसाले वाली फसलें कौन सी हैं? तो मसाले वाली फसलें जो हैं मिर्च है, धनिया है, अजवाइन है, जीरा है, हल्दी है, ये मसाले हैं। और फलियां सब्जी वाली जो हैं वो आम है, बेर है, मौसमी है, माल्टा है, भिंडी है, लौकी है, गोभी है, टिंडा है और इनका फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं। फिर अन्य फसलें औषधि और चारा। हम ये देखते हैं कि किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो फसल उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। वो जब वो बोएगा तो बोने से पहले जब मिट्टी को तैयार करता है तो वहाँ से लेके जब वो मंडी तक लेके जाएगा तो सारी की सारी जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाएगी, फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाएगी। कृषि पद्धतियाँ जो हैं, एग्रीकल्चर मेथड्स क्या हैं? तो कोई भी किसी भी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान जो है कई तरह की एक्टिविटी करता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है वो मिट्टी को और किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए की जाने वाली ये एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर मेथड्स, कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। हम ये देखते हैं कि खेती के जो चरण है वो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर उसकी बुआई करेंगे और फिर उसमें खाद और उर्वरक देंगे और फिर उसकी सिंचाई करेंगे, फिर फसल की सुरक्षा करना और फिर फसल को काटना, फिर अनाज का भंडारण करेंगे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि सबसे पहले किसान जो है वो खेतों में हल चलाता है।
हल चलाने के लिए वो जो है वो अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। तो उसमें जो फर्स्ट आती है वो ये आती है कि पशुओं के द्वारा जो है वो पारंपरिक तरीका है, ट्रैक्टर द्वारा जो है वो आधुनिक तरीका है। फिर जो है वो हाँ, हमसे ऐसे पूछ सकता है कि खेत में किसान जो है वो हल चला रहा है, तो हल क्यों चला रहा है वो बुआई से पहले? तो फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोली बना देता है। पोली मिट्टी के जो लाभ होते हैं, इससे ये लाभ होते हैं कि बीज जो है ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है और इससे अंकुरण जो है वो सरलता से हो जाता है। नई पौधे की जड़ें जो हैं वो आसानी से गहराई तक जा सकती हैं और नए पौधे की जड़ जो है वो आसानी से रेस्पायरेशन शोषण कर सकती हैं और मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव केंचुए इनकी ग्रोथ के लिए जो है वो पोली मिट्टी सहायक होती है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर से नीचे की ओर हो जाती है। तो मिट्टी में हल चला के उलट पुलट कर उसको पोला बनाना जो है वो जुताई कहलाता है, प्लॉइंग कहलाता है। फिर जो है वो कृषि के औजार जो हैं वो हल, कुदाली है, कल्टीवेटर है, ये कृषि के औजार हैं। फिर बुआई करेगा, मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी तैयार करने के बाद में जो है वो कल्टीवेटर से मिट्टी को तैयार करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि बुआई करना, किसान खेत की जुताई के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य करता है और बुआई करने के लिए इनका काम में लेता है ना। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज का चयन करता है और ऐसे बीजों का चयन किया जाना चाहिए जो स्वस्थ हो, जिनसे फसल का प्रोडक्शन किया जा सके। और इसके लिए जो है वो क्या करता है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये कि बीज जो है वो उत्तम किस्म का है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पानी से भरी बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में हम 2-4 मुट्ठी बीज हम उसमें डालते हैं, मूंग के बीज डालते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बीज जो हैं वो कुछ तो डूब जाते हैं, कुछ पानी में तैर रहे हैं। पानी में तैर क्यों रहे हैं? क्योंकि वे क्षतिग्रस्त और खोखले हैं और हल्के होकर तैरने लग गए। जबकि स्वस्थ बीज जो हैं वो खोखले नहीं होने से पानी से भरी बाल्टी के पैंदे में बैठ जाते हैं। और किसान जो है इस गतिविधि के द्वारा स्वस्थ बीजों की पहचान करके और उन्हें अलग कर लेता है। बीज बोने का जो परंपरागत औजार है वो यह है औजार हल है और बीज बोने का आधुनिक हथियार जो है वो सीड ड्रिल है। ये जो है वो जुताई के लिए काम में आते हैं, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। फिर बुआई के लिए जो काम में आते हैं वो ये हल है, बीज बोने का आधुनिक हथियार सीड ड्रिल है। फिर खाद और उर्वरक देना, किसान जो है वो बीज बोने के बाद मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ जो है वो मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें हम खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है? तो हम ये देखते हैं कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों के नाम जो हैं वो खाद और उर्वरक हैं। दोनों ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। खाद जो है वो प्राकृतिक एवं जैविक है और उर्वरक जो है वो कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है, फील्ड में तैयार की जाती है। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद एवं वर्मी कंपोस्ट खाद, ये जो है वो प्राकृतिक खाद है, नेचुरल जो फर्टिलाइजर है। और ये जो है वर्मी कंपोस्ट खाद ये तो नेचुरल होगी। और फैक्ट्रियों में जो तैयार की जाती है जैसे अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, यूरिया, दैट इज कॉल्ड, ये जो हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। और खाद जो है वो उर्वरक से बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस जो है उसका अभाव होता है। अतः जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, नेचुरल जो खाद है उसका ज़्यादा हमें यूज करना चाहिए। जैविक खाद के लाभ क्या हैं? तो ये खाद जो है वो मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि जो है वो तेजी से होती है
और इससे मिट्टी जो है वो पोली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया जो है वो इजीली हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। सिंचाई करना, खेत में फसल के उगने के बाद और खाद मिलाने के पश्चात जो है वो किसान जो है उसमें सिंचाई करता है। और हमें जिस प्रकार हमें भोजन के साथ हमें जल की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो जल से होता है। तो ठीक इसी तरह जो है वो पादपों जो हैं उनको भी ग्रोथ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई से फसल को क्या लाभ होते हैं? तो सिंचाई जो है उससे फसल को ये लाभ होते हैं कि बीज अंकुरण के लिए लाभदायक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को ये जल आपूर्ति करती है। जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। पौधे की वृद्धि और विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंचाई जो है इसके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। फिर सिंचाई के स्रोत, तो हम तालाब ले सकते हैं, कुएं ले सकते हैं, हैंडपंप ले सकते हैं, नहरें ले सकते हैं, बांध, इनके द्वारा जो है वो सिंचाई की जाती है। सिंचाई के साधन जो हैं, सिंचाई जो है वो कई साधनों द्वारा किसान फसलों की जल आपूर्ति करते हैं। और ये साधन जो हैं, सिंचाई के साधन जो है वो पारंपरिक साधन होते हैं, एक आधुनिक साधन होते हैं। पारंपरिक में चड़स और नलकूप आता है। सिंचाई के साधन परंपरागत होते हैं और आधुनिक होते हैं। परंपरागत में चड़स, नलकूप आ गया। और अरे चड़स जो है वो परंपरागत है, लेकिन नलकूप जो है वो परंपरागत होना है नहीं। जो ढींकली है, रहट है और ये मोट है, ये जो है वो परंपरागत हैं। लेकिन ये डीजल पंप, विद्युत पंप और ये जो है ये जो है वो आधुनिक है। ठीक है। परंपरागत साधनों की तुलना में आधुनिक साधनों से कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है और इन जल का उपयोग हम मितव्ययता से कर सकते हैं। सिंचाई की जो इसमें ना हमसे पूछ सकता है कि परंपरागत साधन कौन से हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पारंपरिक साधन जो है वो चड़स है, ढेकली है और रहट है, मोट है। लेकिन आधुनिक जो है वो नलकूप है, विद्युत पंप है, डीजल पंप है। ये हो गया। सिंचाई की आधुनिक तकनीक जो है वो छिड़क कर ऊपर से हम समतल भूमि के लिए हम छिड़काव कर सकते हैं। और ड्रिप सिस्टम जो है वो जो असमतल है तो उसके लिए तो हम छिड़क कर सकते हैं। और अगर जो है समतल प्लेन है तो हम बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप सिस्टम के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे फसल की सुरक्षा करना। हम ऐसा मानते हैं कि फसल पकने के बाद उसे काटकर खेत से घर सुरक्षित ले आएँ तब ही मेहनत सफल होती है। परंतु ये प्रक्रम जो है वो काफ़ी जो है वो इजी नहीं है। इस अवधि में हमें कई प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि फसल जो है उसके साथ अनावश्यक पेड़ पौधे उग आते हैं, जिनको हम खरपतवार कहते हैं। इसको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है जो पौधा बोते हैं उसका जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण कर लेता है और इससे फसल जो है उसको नुकसान पहुंचता है। फिर खरपतवार को, हाँ, इसमें क्या है, कृषि की समस्याएं क्या हैं, कुप्रभाव क्या हैं और बचाव के तरीके क्या हैं। तो खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं, वो जो है वो खरपतवार कहलाते हैं। और समस्या से फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, फसल को पर्याप्त प्रकाश भी नहीं मिलेगा। तो बचाव के तरीके क्या हैं? समय पर आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए। खरपतवार जो है उसका नाशी का उपयोग करना चाहिए, खरपतवार नाशिका में उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट समस्या होती है कि कहीं पे प्राकृतिक प्रकोप हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, सर्दी हो गई, आग लग गई, तो पानी भर जाता है, खाद मिट्टी बह जाती है, फसल का सूखना, आग से जल जाना, ये हो जाता है। तो जल निकासी बनानी चाहिए, सूखा पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए, आग से सुरक्षा के उपाय तैयार करना। कीट या फफूंद, जीवाणु एवं वायरस द्वारा होने वाले जो रोग हैं
उसमें पत्तियों का कटना, तनों का सूखना, फसल खराब होना, प्रोडक्शन में कमी आना। तो पत्ती, तना, फल ये खराब हो जाते हैं। कीट, जीवाणु, फफूंदनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। जानवर जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाना, फसल का बर्बाद हो जाना, इसके लिए हमें बाड़ लगाना और सुरक्षा करनी चाहिए। फसल काटना, फसल के पक जाने के बाद किसान जो है वो फसल को काटता है, जिसे हम फसल की कटाई कहते हैं। फसल के पक जाने के बाद में जो है वो इसे या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या फिर कुछ को मिट्टी के पास से काटा जाता है। फसल को पुराने समय में दरांती से काटा जाता था, परंतु आज भी कहीं कहीं इसका यूज करते हैं। अधिकांश किसान जो है वो हार्वेस्टर मशीन का उपयोग जो है वो फसल कटाई हेतु करते हैं। ये जो है दरांती से कटती फसल, और ये जो है हार्वेस्टर मशीन है। फिर थ्रेसिंग, फसल की कटाई के बाद इसकी नमी को दूर करने के लिए हम इसे कुछ दिन तक इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के धानों को भूसे से अलग कर लेते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में पटक कर अलग कर लेते हैं। अनाज के दाने भारी होने से पास ही नीचे गिरते रहते हैं और भूसा या चारा उड़कर इकट्ठा हो जाता है। बड़े किसान जो हैं वो कंबाइन मशीन थ्रेशर से फटकने का कार्य करते हैं, जो शीघ्रता से हो जाता है। कंबाइन मशीन है, थ्रेसिंग बोलते हैं इसको। अनाज का भंडारण करना, स्टोरेज। थ्रेसिंग के बाद अनाज को बोरियों में भरकर किसान जो है वो अपने घर ले जाता है और चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। घर लाए गए अनाज का किसान भंडारण करता है, आवश्यकता अनुसार जो है उसको घर रख लेता है, बाकी मंडी में बेच देता है। घर में रखे गए अनाज की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अनेक उपायों के द्वारा भंडारित अनाज को नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज से मंडियों में भंडारण गृह होते हैं, जिनको हम साइलो कहते हैं। साइलो, हाँ, ये पहली इम्पोर्टेंट है कि बाजरे का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो बाजरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो अलवर में होता है, मेवात में, अलवर में होता है। बाजरा सबसे ज़्यादा अलवर में होता है। फिर मक्का जो है मक्का को चित्तौड़गढ़ में होता है। मक्के को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ है वो उसमें मक्के ज़्यादा खाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो मक्के का होता है। ज्वार जो है अजमेर में है, चावल जो है वो हनुमानगढ़ में है, गेहूँ जो है वो गंगानगर में है, फिर मोठ जो है चूरू में है सबसे ज़्यादा। तो मोठ को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि चूरू में क्या है कि चूरू जो है वो सबसे गर्म स्थान माना जाता है। तो इसमें जो है लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं चूरू में। फिर चना जो है हनुमानगढ़ में है, और मूंग नागौर में है, और चावला जो है चावला जो है वो सीकर में है, और अरहर जो है वो उदयपुर में है, और अरहर का मतलब हरा भरा कहाँ है, उदयपुर में है। और फिर मूंगफली जो है बीकानेर में है, और मूंगफली बीकानेर हमें इस तरह से याद रख सकते हैं कि बीकानेर की मूंगफली फेमस है। और मूंगफली में जो नमकीन है उसमें मूंगफली मिला के खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। फिर सरसों जो है वो गंगानगर में है, और तारा मीरा जो है गंगानगर में है। सोयाबीन जो है वो झालावाड़ में है। कपास हनुमानगढ़ में है। जीरा जालोर में है। जीरा जो है वो जालोर में है, लेकिन जो है वो जयपुर में है। जीरा जालोर, देखो जी में ज आ रहा है और जालोर में भी रहेगा, तो दोनों कॉमन होंगे, तो जालोर में, जीरा जालोर में। धनिया जो है वो 12 में हो जाएगा।
धनिया। फिर ये फसलें, ये फल बता रखे हैं कि जो संतरा है वो झालावाड़ में है, नींबू धौलपुर में है, अमरूद सवाई माधोपुर में है, टमाटर जो है वो जयपुर में है, बेर जयपुर में है, आंवला जयपुर में है, मतीरा टोंक में है, मिर्ची सवाई माधोपुर में है, अदरक उदयपुर में है, लहसुन कोटा, माल्टा गंगानगर, अंगूर गंगानगर, खकड़ी जो है बीकानेर की है, खरबूजा पाली में है, आम चित्तौड़गढ़ में है, सौंफ सिरोही, अजवाइन चित्तौड़गढ़ है, और प्याज जो है वो जोधपुर में है, और केला जो है वो बांसवाड़ा में है, मौसमी गंगानगर में है। फिर फसल और पर्यावरण क्या है, तो हम ये देखते हैं कि परिवेश में फसलों से पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहता है और फसलें वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायक हैं। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने में उपयोगी है। आसपास के वातावरण का तापमान भी नियंत्रित करती हैं। आंधी तूफान बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती हैं। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कम करती हैं। जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि स्वामी जी हैं, इसमें हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और ये स्वामी जी जो थे, अपने विश्व में अगर पूछे तो नॉर्मन बहुत लोग हैं, लेकिन भारत में जो है स्वामी जी हैं, स्वामीनाथन। इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम। कुंभकोणम कहाँ है, तो कुंभकोणम जो है तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। ये आनुवंशिकी विशेषज्ञ भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज इन्होंने विकसित किए थे, और हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपजाऊ देने वाले गेहूं और चावल के बीज जो थे वो खेतों में बोए। तो गेहूं जो थे वो नॉर्थ इंडिया में आई थी गेहूं के कारण क्रांति, और जो साउथ में आई थी, साउथ में जो थी वो चावल के लिए आई थी। फिर हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। और स्वामीनाथन को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1967 को पद्मश्री और 1962 को पद्म भूषण और 1989 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पादप जब एक ही क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। कृषि पद्धतियां जो हैं उसमें चरण जो है, सबसे पहले जो है मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना और खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, थ्रेसिंग, अनाज का भंडारण करना, ये इसमें इंक्लूड है। खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो फसल के आवश्यक पोषक तत्व जो हैं उनको उचित मात्रा तक पहुंचने नहीं देते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। गेहूँ एक फसल है, तो गेहूँ जो है रबी की फसल है। ये जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है? तो इसमें देखो, ये विद्युत पंप है ना, इलेक्ट्रिक पंप जो है सिंचाई का आधुनिक साधन है। चड़स, ढेंकली, रहट ये जो है पारंपरिक साधन है। खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना जो है वो क्या कहलाता है? तो उसकी जुताई कहलाता है ना। स्वस्थ बीज वजन में भारी और अस्वस्थ बीज वजन में हल्के होते हैं। लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें जो हैं मुख्य रूप से 3 रबी, खरीफ, जायद की होती हैं। फसल जब एक ही प्रकार के पादप एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। और रबी, खरीफ, जायद इनके एग्जाम्पल, रबी में तो गेहूँ आ जाता है, गेहूँ के साथ जितनी फसल उगाई जाती है उनका हम ले सकते हैं। खरीफ के साथ जो है वो बाजरा या आते हैं, बाजरा के साथ थ्रेश। फसल को काटने के पश्चात उसको जो है उसको अलग करते हैं ना, तो भूसे को अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो थ्रेसिंग के द्वारा की जाती है। सिंचाई के साधन परंपरागत और नवीन हैं। तो रहट, चड़स, ढेंकली ये परंपरागत हैं। आधुनिक जो है विद्युत पंप
ईयरफोन इसमें नलकूप। किसान को खरपतवार, बाढ़, भूकंप का सामना करना पड़ता है। ये जो है ये सही विकल्प वाला रिक्त स्थान की पूर्ति लघुतरात्मक नहीं है। इसमें रिक्त स्थान वाला सत्य असत्य वाले ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ को हम ये बोलते हैं उनमें जो है व्यक्तिनिष्ठ का समावेश नहीं होता है।